नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताने वाले हैं झारखंड चुनाव की घोषणा के बाद अब अलग अलग खेमों में अंदर खाने किस तरह की बातचीत चल रही है, किस लिस्ट पर मंथन हो रहा है, किस नाम पर विचार हो रहा है, जीत के लिए कौन सबसे मजबूत दावेदार है, इसका फैसला किया जा रहा है। और अलग अलग खेमों में जो अंदर खाने चर्चा चल रही है, अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम आपके लिए बाहर लाए हैं वो एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और इसकी विवेचना भी करेंगे। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं और झारखंड के नामे गिरामी पत्रकार, सियासी गलियारे के सबसे जाने माने चेहरे जो पत्रकारिता करते हुए एक लंबा अरसा बिता चुके हैं और झारखंड की सियासत की नब्ज को समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी संपादक अनुराग ठाकुर के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि अलग अलग खेमों में किस तरह की तैयारी चल रही है। अनुराग जी। जी दीपक, बिल्कुल। जैसे ही कल इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के डेट अनाउंस किए और बताया कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं, उसके बाद से ही हम एनडीए गठबंधन की बात करें, चाहे आईएनडीआई गठबंधन की बात करें, सभी लोग रेस में आ गए हैं, रेस हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। और कल रात में बैठक भी चली है एनडीए की। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, चंपई सोरेन, झारखंड से भी चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, अर्जुन मुंडा, सभी लोग थे वहां पे। और अभी खबर आ रही है कि आज आपकी इंडिया आईएनडीआई गठबंधन की भी बैठक है दिल्ली में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी दिल्ली जा रहे हैं, तो आज वहां भी राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक है सीट शेयरिंग को लेके। क्योंकि अगर हम यहाँ की इधर की बात करें तो आईएनडीआई गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेके अभी तक कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। बीजेपी की तरफ से तो स्टैंड क्लियर है, आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी क्लियर हो गया है। लेकिन आईएनडीआई गठबंधन में अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। तो मुझे लगता है आज रात में जो 8 बजे बैठक होनी है, 8 से 9 बजे, वो अहम बैठक है। उस बैठक के बाद आईएनडीआई गठबंधन भी अपने सीट शेयरिंग को लेके क्लियर हो जाएगी, किसे कितनी सीट मिल रही है और कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की एक पहली सूची, अनऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल, ऑफिशियल मुझे लगता है कल बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी, पहली लिस्ट। जैसे कि बीजेपी ने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंस करते ही 48 घंटे के अंदर अपने 98% जो उम्मीदवारों के नाम है बीजेपी जारी कर देगी। और उसमें कई उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं जो अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है। उसमें सबसे बड़ा जो एक उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है वो है कि आपका रांची सीट से सीपी सिंह के बदले नवीन जायसवाल को हो सकता है बीजेपी टिकट दे। वहीं हटिया से अजय नाथ शाहदेव जो कांग्रेस में है, और जो उम्मीद जताई जा रही है कि कल अजय नाथ शाहदेव हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए। और पहले भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले नहीं हो पाया। लेकिन अब चीजें बहुत हद तक क्लियर है और जो फाइनल चीजें हैं वो कल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अजय नाथ शाहदेव अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो हटिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब उसके बाद कांग्रेस वहां पे किसे उतारती है ये देखने वाली बात होगी। जी दीपक। चलिए, कुछ और नाम संभवतः हमारे सहयोगी आशुतोष के पास भी हैं। कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम तो नहीं कह सकते अनुराग जी, क्योंकि इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। सीपी सिंह के लेकर जो संभावना थी आप पहले भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर चुके हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए ऐसा कुछ चौंकाने वाला नहीं है। क्या आशुतोष, आपके पास कुछ ऐसा है हमारे दर्शकों के लिए जो हमने पहले संभावना नहीं व्यक्त की हो? नहीं, देखिए, चौंकाने वाली चीज तो चुनाव के दौरान होती रहती है और इस बार भी हो ही रहा है इनफैक्ट। और आने वाले दिनों में और चौंकाने वाले फैसले या फिर कुछ ऐसी चीजें होगी जिसकी उम्मीद शायद कोई नहीं कर रहा होगा। जैसे नाम बताया अनुराग जी ने, वैसे ही कुछ नाम इधर से उधर भी जाने वाले हैं, ये भी सूचना मिल रही है। फिलहाल जो 10 लिस्ट 800 की 10 सीटों की जो बात सामने आ रही है कि 10 पर बात बन गई है, तो वो कौन-कौन सी सीटें हमारे पास है इन्फॉर्मेशन। हालांकि हम फिर से कहेंगे कि ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसमें से कौन 10 सीट 800 को बीजेपी देने जा रही है या दे चुकी है, वो हम बताना चाहेंगे। सिल्ली है जो कि सुदेश महतो की सीट है, रामगढ़ है, वो भी सिटिंग सीट है, वहां से आजसू की उपचुनाव में जीती थी प्रत्याशी।
गोमिया है, वो भी सिटिंग सीट है। इसके अलावा ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुर, लोहरदगा और एक मनोहरपुर सीट है। ये इन सारी जगहों पर आजसू का परफॉर्मेंस पिछली बार बेहतर था। इसके अलावा 2-3 जी और नाम चल रहे थे। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 9, 10 या 11, तो 20 का जो ये है रेशियो है, वो 10 सीटों पर बात बनती हुई दिख रही है। कुछ और जानकारी हमारे पास है कि एनडीए में तकरीबन करीब-करीब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फाइनल हो चुका है। 67 सीटें बीजेपी के पास, मतलब बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 सीट आजसू के पास, 2 से 3 सीट जेडीयू को और 1 सीट एलजेपी-आर को मिलने जा रही है। ये ऑलमोस्ट अंदर खाने तैयारी हो चुकी है। बस अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है, जो कि आज से लेकर कल तक संभवतः ऐलान हो भी जाएगा। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे देरी होने की बात हो रही है कि बीजेपी बहुत पहले से कह रही है कि दुर्गा पूजा के दौरान भी लिस्ट जारी हो सकती थी, लेकिन अब तक डिले नहीं हो रहा है। तो अनुराग जी ने जैसा बताया कि कुछ नाम जैसे हटिया के प्रत्याशी पहले वो थे, अब ये हो सकते हैं। तो उन लोगों की कंफर्मेशन का इंतजार था। वैसे ही एक चर्चा ये भी है आज की तारीख में भी कि कुछ और जो कांग्रेस के हैं वो भी शायद संपर्क में है और उनका इंतजार किया जा रहा है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि 4 सीटों पर मामला फंसा हो, इस वजह से डिले हो रहा हो, और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि वो आ रहे हैं, तो फिर वहां पर उनकी उम्मीदवारी फाइनल हो जाएगी। इसीलिए शायद जो अभी तक लिस्ट नहीं सामने आ पा रही, लेकिन तकरीबन सारी जो मतलब जो सीटें कंफर्म है, जहां से जो फीडबैक मिला है और सब पर सहमति बन चुकी है, वो 55-56 नाम ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं कि ये सारे नाम मतलब फाइनलाइज हो चुके हैं कि ये चुनाव लड़ना इनका तय है। कुछ सीटें हैं जो कटने जा रही, जिसमें एक नाम बताया अनुराग दिन में। कुछ नाम वैसे जी और भी है, जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इंद्रजीत महतो के बारे में कि चूंकि वो कोमा में है, तो वो सिटिंग सीट जरूर दूसरे को, उनकी पत्नी को टिकट मिलने की संभावना है। वैसे ही कुछ नाम है वैसे भी। जेएमएम के बारे में भी चर्चा है कि कुछ नाम जैसे 17 उम्मीदवार हैं, जो कि ऑब्वियस है, कोई भी बता देगा कि इनका लड़ना तय है। जैसे कि बरहेट से अनुराग जी, हेमंत सोरेन, आशुतोष जी, हम INDI अलायंस खेमे पर बाद में आते हैं। अभी जब एनडीए की बात हो रही है तो एक प्रतिक्रिया विनय जी की भी इस पर ले लेते हैं। विनय जी, आपसे प्रत्याशियों या सीटों पर हम बात नहीं करेंगे, हम ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई बड़े भाई की भूमिका में होता है गठबंधन में, तो छोटे सहयोगियों को नाराज न किया जाए, उन्हें मिलाकर लेकर चलने का दायित्व भी बड़े भाई पर होती है। तो ऐसे में अगर 1-2 सीट अपनी कुर्बान करके छोटों को खुश रख के साथ रखा जाए, तो उस दिशा में झारखंड में क्या समीकरण बनता दिख रहा है? देखिए, जहां तक झारखंड का सवाल है तो एनडीए को यहाँ लीड कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। वो पूरा संचालन कर रहे हैं चुनाव का। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 2 प्रभारी, एक प्रभारी और एक सह प्रभारी। जो प्रभारी है उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान है। बहुत अनुभवी नेता है, बहुत मृदुभाषी नेता है, उनको जिम्मेदारी दी गई। और एक अपनी चुनावी कौशल के लिए जाने जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा को उन्होंने जिम्मेदारी दी। इन 2 नेता पर बड़ी जिम्मेदारी है इस बार, और सरकार बनाने की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फिर से हमारी सरकार यहाँ बने, तो गठबंधन का भी ख्याल रखा जा रहा है। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले लोक जनशक्ति पार्टी के जो झारखंड के प्रभारी है अरुण भारती जी, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। उनके साथ सह प्रभारी राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो भी मिले और वो भी बातचीत चल रही है। जदयू के साथ बातचीत अंतिम स्टेज पर है। एक आध सीट का मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2 से 3 सीटें जदयू को मिलेगी, 1 से 2 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी। लेकिन विनय जी, बीच में टोकने के लिए माफी। खेरू में तो नाराज होकर यहाँ पटना चले आए हैं झारखंड छोड़कर, वो भी चुनाव के समय। तो आपको लगता है कि जो 2-3 की बात हो रही है उसमें संतुष्ट कर पाएंगे? क्योंकि वो दबाव बनाने की इसमें नो डाउट। नहीं, देखिए, चुनाव में क्या होता है, हर पार्टी चाहती है हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े।
और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हो वो एकोमोडेट हो। हर पार्टी की इच्छा रहती है, लेकिन जब गठबंधन की राजनीति आप करेंगे तो गठबंधन की राजनीति में त्याग करना पड़ता है। आप अगर बिहार के संदर्भ को देखिए तो जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था तो उस समय लोकसभा की 5 सीटों को छोड़ने का काम, उसके सिटिंग एमपी हुआ करते थे, त्याग करना पड़ता है। तो झारखंड की जो स्थिति है उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ त्याग करेगी और जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और आजसू भी त्याग करेगी। आजसू भी कई सीटें, बड़का गांव की सीट मांग रही है आजसू पार्टी, वो चाहती है। उसके एक बड़े नेता है उमा शंकर रजक है जो उनके लिए सीट मांगा जा रहा था, नहीं संभव हो पा रहा है, नहीं हुआ संभव एक तरह से जो अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। हो सकता है उमा शंकर रजक दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़े, ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है तो आजसू छोड़कर दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब गठबंधन की राजनीति में हर पार्टी को त्याग करना पड़ता है और हर पार्टी जो मनमाफिक सीटें चाहती है तो वो संभव नहीं हो पाता है। अगर आपकी अपनी ताकत है तो भाई आप 81 पर लड़िए, लेकिन गठबंधन क्यों किया जाता है? गठबंधन किया जाता है कि वोट का बंटवारा नहीं हो और सहयोगी दलों के सहयोग से भी हम अपनी सीट निकाल लें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मामला करीब करीब फाइनल हो चुका है और आज शाम तक हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा भी हो जाए। दीपक का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है दीपक का। एक चीज जानना चाहेंगे विनय सर हम विनय जी इस पर जी हाँ नहीं दीपक आपका नेटवर्क प्रॉब्लम शायद दिख रहा है। बिल्कुल विनय जी एक छोटी सी टिप्पणी है बस इस पर कि जो सीटों की संभावना है आने जाने वालों की दीपक आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। दीपक जुड़ते हैं फिर से। एक सवाल हम करना चाहेंगे विनय सर से कि ये एनडीए का तो एनडीए की चीजें पता चल पा रही है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग तय है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में और वाम दल को भी लेने की बात सामने आ रही है, उसमें कहाँ चीजें फंस रही है? क्या जेएमएम पिछली बार जो 43 सीटों पर लड़ा था, इस बार कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा जेएमएम। कांग्रेस की सीटों में कटौती हो सकती है, आरजेडी की सीटों में भी कटौती हो सकती है और वही सारी सीटें वाम दल को जा सकती है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और किन किन पर खतरा मंडरा रहा है? नहीं, जैसे वाम दल को 3 सीटें मिल सकती हैं जो स्थिति है अभी, और जहां तक आरजेडी का जो पिछले बार 7 सीट पर ये लोग लड़े थे तो हो सकता है 7 की जगह पर 6 सीट उनको मिले। कांग्रेस की जो स्थिति है, पिछली बार कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी थी और 2 और उनके विधायक आ गए बाद में, मांडू से और प्रदीप यादव 2 आए। बंधु तिर्की आए थे तो बंधु तिर्की की बेटी अभी इस समय शिल्पा नेहा तिर्की अभी एमएलए हो गई है तो वो तो उनके पास सीट है। तो ये लोग 2 सीट और एक्स्ट्रा मांग रहे थे कांग्रेस के लोग, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेच मांडू में फंसेगा क्योंकि मांडू में स्ट्रॉन्ग होल्ड जेएमएम का भी रहा, लेकिन इस समय जो जयप्रकाश भाई पटेल है वो आ गए हैं कांग्रेस में और वो कांग्रेस से पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 1-2 सीट का मामला ज्यादा झमेला नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के भी नेता जानते हैं, आरजेडी के भी नेता जानते हैं और वाम दल के भी नेता जानते हैं भाई गठबंधन में हमको चुनाव लड़ना है। और गठबंधन के बड़े नेता हेमंत सोरेन है और इस समय स्टार कैंपेनर के रूप में कल्पना सोरेन उभरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। हाँ, 1-2 सीट के लिए तो हर दल चाहता है कि भाई मेरा उम्मीदवार यहाँ से लड़े। मुझे लगता है कि वहां भी सारा मामला 1 से 2 दिन में सेटल्ड हो जाएगा। अच्छा अनुराग जी, एक इंफॉर्मेशन, हालांकि अभी तो सबको सेटिस्फाइड करना भी मुश्किल हो रहा है। ये जो जानकारी मिली कि कुछ जो बड़े उम्मीदवार हैं शायद वो 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन पिछली बार लड़ ही चुके हैं, सुदेश महतो के नाम की भी
चर्चा चल रही है। क्या कुछ इसमें कुछ संकट सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, एक तो कल मुझे एक बीजेपी के नेता ने ही कहा कि हो सकता है हेमंत सोरेन 2 जगह से चुनाव लड़े। एक तो अपने सीट से बरहेट, दूसरा हो सकता है सरायकेला। ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना, लेकिन मुझे नहीं लगता है आशुतोष जी कि ऐसा हेमंत सोरेन इस बार करने जा रहे हैं। और रह गई बात बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी का भी आ रहा था कि वो राजधनवाद, उसके बाद एक मनिका, वहां से लड़ेंगे। लेकिन बाबूलाल जी से भी मेरी बात हुई थी, मैंने फोन पे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही सीट से लड़ेंगे। तो ये सब अभी चीजें आ रही है, लेकिन क्लियर कुछ नहीं है कि 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को तो लेकर तो काफी कुछ क्लियर है कि हो सकता है हेमंत सोरेन सरायकेला से चंपई सोरेन को टक्कर दें, लेकिन ये तमाम चीजें अब नहीं है। और मैं आपको जेएमएम की भी मेरे पास एक लिस्ट आ गई है संभावित, जो मैं आपको बता देता हूँ। सरायकेला से जेएमएम का मंडल अध्यक्ष है, वहां से मैं आपको उनका नाम बता रहा हूँ, गणेश महली, वहां के मंडल अध्यक्ष हैं जेएमएम के, और काफी अपने क्षेत्र में वो दबदबा रखते हैं, उनकी काफी पैठ है। अनुराग जी, गणेश महली बीजेपी के से चुनाव लड़ चुके हैं चंपई सोरेन के अगेंस्ट में, और पिछली बार तो ज्यादा मतों के 11,000 के आसपास मतों के अंतर से हारे थे, लेकिन उससे पहले जब 2014 की बात करें तो 1,000-1,500 वोटों से चुनाव हारे थे। वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते आ रहे, बीजेपी के समर्पित मतलब नेता कार्यकर्ता कहे जाते हैं। तो गणेश महली जेएमएम से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी है। तो फिर आप चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। अभी जो हमारे पास जो खबर आई है उसमें बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडे से कल्पना सोरेन, गिरिडीह से सुदीप सोनू, सरायकेला से गणेश महली का नाम आ रहा है, मंझगांव से नीरज पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरुआ, दुमका से बसंत सोरेन, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से सुसराम गोरो, मधुपुर से हफीजुल अंसारी, सिमरिया से मनोज चंद्रा, चंदन क्यारी से उमाकांत रजक, नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महतो, डुमरी से बेबी देवी, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव और लातेहार से बैजनाथ राम, ये नाम आ रहा है। और माफी चाहूंगा, वो मंडल अध्यक्ष मैंने बोल दिया, नाम में मुझे कंफ्यूजन था, वो एक दूसरा नाम है, मैं वो भी अपने दर्शकों को जल्द बताऊंगा, कल हमारी बात हो रही थी। तो ये अभी लिस्ट जेएमएम के तरफ से भी हमारे पास जो है संभावित लिस्ट, ये जेएमएम ने अभी जारी नहीं किया। अनुराग जी ने जो लिस्ट बताई है जेएमएम में, 2 नाम सरप्राइजिंग है। एक तो सरायकेला से गणेश महली, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे, चुनाव लड़ चुके हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे थे वो वहां पर। और दूसरा उमाकांत रजक के बारे में इन्होंने कहा कि उमाकांत रजक बागी होकर के जेएमएम में जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था पार्टी के बारे में, 700 के सिंबल पर पिछली बार लड़े थे। तो क्या अब जेएमएम ने साथ लिया है, ये आपको लगता है? नहीं, देखिए, जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं उनकी इच्छा होती है चुनाव लड़े, और इसलिए जब यहाँ जिस गठबंधन में पहले थे वहां गुंजाइश नहीं बनती है तो वो कार्यकर्ता चले जाते हैं दूसरे दल में, और अगर दूसरे दल से उनको अवसर मिलने की संभावना रहती है तो उस दल को ज्वाइन करके वहां से चुनाव लड़ते हैं। कोई नई बात नहीं, चुनाव के समय तो ऐसा होते रहता है। नहीं तो अभी तो ये 16-17 लोगों की लिस्ट अनुराग जी बता रहे हैं, जिसमें 2 नाम है जो कि उधर से इधर आ रहे हैं। तो आने वाली जो लिस्ट है, टोटल 81 विधानसभा सीट है, तो जेएमएम कांग्रेस से अब तक टूट करके इधर आए हैं लोग। इसमें 2 नाम बताए जा रहे हैं कि जेएमएम ने तोड़ लिया, एक तरीके से कहा जाए, अगर ऐसा ही होने जा रहा है तो। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुए, तो क्या आने वाले दिनों में और भी कई नाम जिनका टिकट कट रहा है, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, जो लगे हुए थे, वैसे नाम इधर आ सकते हैं, ये लगता है आपको? देखिए, हम लोग जब पटना में रहते थे तो लालू जी से या रामविलास जी से लगातार मुलाकात होते रहती थी। दोनों नेता अक्सर कहते थे कि भाई 4 पैर वाले को बांध के रखा जा सकता है, 2 पैर वाले को बांध के नहीं रखा जा सकता है। तो 2 पैर वाले लोग जो हैं कहीं भी जा सकते हैं, जब उनको अवसर मिलेगा चुनाव में। भाई राजनीति करते हैं, उनको चुनाव लड़ना उनका दय है, उनका अधिकार भी बनता है, चूंकि लंबे समय तक काम करते हैं और कोई दल बदल करके आ जाते हैं। जब उनकी पार्टी में सपोज करिए अब चंपई सोरेन आ गए, तो बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ता का कहाँ स्थान होगा, वो भी फिर दल बदल करते हैं। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी ये चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है। अब देखिए ना, जमुआ से जो पिछले बार कांग्रेस की उम्मीदवार थी, दूसरे नंबर पर रही,
शुक्र रविदास की बेटी है, वो ज्वाइन कर ली बीजेपी। हम लोग अभी अजय नाथ सहदेव की चर्चा कर रहे थे, पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई उनकी संभावना भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये चुनाव के वक्त इधर से उधर जाने का क्रम रहता है। कुछ लोग विद्रोह में उतरते हैं, कुछ लोग बागी बनते हैं, कुछ लोग निर्दलीय लड़ते हैं, और इसीलिए निर्दलीय भी कुछ लोग जीतते हैं चुनाव। हर चुनाव में 52 से लेकर आज तक का अगर इतिहास देखिएगा लोकसभा का, हर चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जीते। कोई ऐसा चुनाव नहीं है जब निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीते। तो ये सब चुनाव के समय होगा ही। ठीक है दीपक कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो दल बदल की बात हो रही है, हमने हेमंत बिस्वा शर्मा को साफ सुना था और उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का जोखिम इस बार नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि सत्ता में वापसी लक्ष्य है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि एक दो को छोड़कर अगर मैं वालों को टिकट। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ रहा है दीपक को। बस एक लोकसभा लास्ट सवाल चुनाव के चाहेंगे दौरान दोनों भी आदमी हमने से। देखा था। दोनों आदमी से दीपक, आपका उनके नेटवर्क इशू आ रहा है, आप उसको थोड़ा दुरुस्त कीजिए। बस अंतिम सवाल, लंबा डिबेट हो गया है, लंबी चर्चा हो गई है। एक, इस चुनाव में जयराम महतो पहली बार किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स की मतलब दो लिस्ट जारी भी कर दी है 20 उम्मीदवारों की। विनय सर, क्या लगता है आपको, जयराम महतो को उतनी सीटें मिलने जा रही है कि वो किंग मेकर की भूमिका में इस बार सामने आ सकते हैं? देखिए, जो झारखंड की स्थिति है, झारखंड विधानसभा की संख्या 81 है, तो इसलिए 2-3-4 सीट भी जीतने वाले दल किंग मेकर बन सकते हैं। वो परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर किसी दल को 3-4 सीट से घटेगा बहुमत हासिल करने, जो यहाँ हो सकता है। झारखंड में जो स्थिति अभी भी दिखाई पड़ रही, बहुत कांटे का संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे में 3-4 सीट अगर कोई जीतता है तो उसकी संभावना बनी रहेगी कि वो किंग मेकर हो जाए। और जयराम महतो में ये पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। 2-3 सीट पर उसकी बहुत अच्छी स्थिति है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी अगर उसको आधार माने तो 2 विधानसभा पर उस पार्टी का लीडिंग हुआ था, तो उसकी स्थिति अच्छी है और मुझे लगता है कि वो 3-4 सीट जीत सकते हैं। चलिए अनुराग जी, इसी पर लास्ट कमेंट चाहेंगे कि 3-4 सीट जीत सकते हैं, नुकसान किसको पहुंचा सकते हैं, एनडीए या फिर महागठबंधन, इंडिया अलायंस? मुझे लगता है जयराम महतो से सबसे ज्यादा नुकसान सुदेश को भी होना है और INDI गठबंधन को भी होना है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वो सुदेश को पहुंचाएंगे, ऐसा अनुमान मुझे लगता है। अब देखते हैं वो कितने सीटों पे, हालांकि उन्होंने अपना ऐलान तो कर ही दिया है कि वो कितने सीटों पर लड़ने वाले हैं, लेकिन अगर झारखंड की हम बात करें तो रुख, अगर लहर की बात करें तो जयराम महतो ने बहुत कम समय में मैं आपको क्या बताऊं, एक हासिल किया है मुकाम। और जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जो युवा उनके पक्ष में आ रहे हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है आने वाले समय विधानसभा चुनाव में वो भारी उलटफेर करने के लिए सक्षम है वो। जी चलिए, लंबी चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि झारखंड की सियासत में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को तकरीबन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, कब क्या हो सकता है, कब घोषणा हो सकती है। और जयराम महतो चूंकि नए एक राजनीति में उतरे हैं, तो एक तरीके से उनकी क्या भूमिका रहने वाली है उस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर। अनुराग जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।